Hello students, so today we will discuss part 2 of this chapter the coming of British. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ट्रेड के लिए कौन आए थे, पोर्तुगीज, ठीक है, पुर्तगाल से पोर्तुगीज, पोर्चुगीज से पोर्तुगीज। सेकेंड फिर हमने देखा था उसको फॉलो करते हुए कौन भी आए, डच आए। डच कहाँ के नेटिव है, नेदरलैंड के। फिर ब्रिटेन आया, ब्रिटेन के बाद फ्रांस आया, फिर फ्रांस और ब्रिटेन में राइवलरी हुई, फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ जहाँ वो दोनों वॉर इंडियन किंगडम्स ने हारे, इंडियन किंग्स ने हारे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें मेजर रोल किसका था, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडे। इसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते थे। अब हम आज से अब स्टार्ट करेंगे आज वाला पार्ट जो है ना। ये जो रिवोल्ट था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कंटिन्यू रहा पूरे साल, कितने, ये पूरे 1 ईयर ये कंटिन्यू रहा। क्लियर हो गई बात। पर 1 ईयर कंटिन्यू रहने के बाद इसको ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया। इट फेल्ड बिकॉज इट लैक्ड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अलावा मुझे जो लगता है एक बेसिक की पॉइंट था कि कोई कॉमन एम नहीं था। कॉमन एम नहीं था, है ना। कॉमन एम के लिए जब हम लड़ते हैं और बहुत सारे लोगों का एक ही एम होता है तो हम उस चीज़ को जीत जाएंगे। पर यहाँ देखो, झांसी की रानी किसके अगेंस्ट में लड़ रही थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अगेंस्ट में लड़ रही थी, ठीक है। दूसरे जो किंग्स थे उनके अपने मोटिव्स थे, ठीक है। जैसे जो मंगल पांडे थे वो किसी और पर्पज़ के लिए लड़ रहे थे। उनका पर्पज़ था कि वो जो कारतूस है वो नहीं होना चाहिए, हमें ब्रिटिश आर्मी में को ऊंची पोजीशंस हो। तो सबके अपने अपने एम थे, जिस वजह से ये जो वॉर था वो फेल हुआ, ठीक है। पहला रीज़न यहाँ पर दिया है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, और दूसरा दिया है कि प्रॉपरली प्लान भी नहीं किया गया था। थर्ड ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिशर्स बेटर थे, बेटर ऑर्गेनाइज्ड भी थे, उनके पास बेटर आर्म्ड भी थे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन भी उनका बहुत अच्छा था, जो मैनेजमेंट था वो भी सही था, और आर्म्स मतलब जो लड़ते हैं, जैसे लड़ना है, आर्टिलरी गन्स, वो सब भी उनके पास अच्छी थी, ठीक है। और फिर एक पॉइंट जो हमेशा से ब्रिटिशर्स के फेवर में गया है कि सम ऑफ द इंडियन रूलर्स हेल्प द ब्रिटिश। भले ही वो बैटल ऑफ बक्सर का टाइम हो, बैटल ऑफ प्लासी का टाइम हो, और इवन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का टाइम हो, 1857 का टाइम हो, हर जगह मतलब हिंदुओं को, मतलब जो इंडियंस हैं उनको धोखा देने वाले कौन ही रहे हैं, इंडियंस ही रहे हैं, है ना। बैटल ऑफ प्लासी में भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, है ना। बैटल ऑफ बक्सर में भी सपोर्ट किया और इसमें भी सपोर्ट किया, किसने, कुछ इंडियंस रूलर्स ने, ठीक है। अब क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई तो लड़ते लड़ते ही उनकी डेथ हो गई थी, है ना। लड़ते लड़ते ही वो मारी गई। नाना साहेब हार गए। जो बहादुर शाह सेकंड थे उनको कैप्चर कर लिया गया और उनको कहाँ भेज दिया गया, बर्मा। बर्मा का अभी का जो नाम है वो है म्यांमार, ठीक है। और वहीं पर उनकी डेथ हो गई बाद में। उनके दो दो सन थे, उनको भी मार दिया गया, है ना। और जो माइटी मुगल एम्परर जो बाबर से शुरू हुई थी, उसका एंड किसने किया, ब्रिटिशर्स ने कर दिया। क्लियर हो गई बात। तो क्या क्या हुआ बच्चा, ब्रिटिशर्स की जीत हुई क्योंकि कुछ इंडियंस रूलर ने उनको हेल्प किया, उनके पास बेटर आर्म्स थे, ठीक है, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थे। सेकेंड पॉइंट हमने अभी पढ़ा कि रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई। नाना साहेब हार गए, बहादुर शाह जफर को एग्जाइल में भेज दिया म्यांमार में, बाद में वहीं पर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और जो बहादुर शाह जफर के जो सन थे उनको भी किल कर दिया गया। इस तरह माइटी मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो हमने लॉस किया, वो हम हार गए। देन टू इंडिया गॉट सम बेनिफिट। अब हारने के बाद क्या बेनिफिट होगा मैडम, तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ बेटा। पहले इंडिया के ऊपर रूल कौन कर रहा था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले इंडिया के ऊपर रूल कौन कर रहा था बच्चे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कर रहा था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पर ये वॉर हारने के बाद जो रूलर था वो चेंज हो गया। रहा तो ब्रिटेन ही, पर पहले कौन हमारे ऊपर रूल कर रहा था, कंपनी। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने रिप्लेस किया किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वीन विक्टोरिया ने ऐसे बोला कि अब जो इंडिया की भागदौड़ रहेगी, इंडिया को संभालने का काम रहेगा, वो मेरे पास रहेगा। क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया,
ठीक है। और फिर क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि मेरे बिहाफ पे वाइसरॉय जाएंगे कहाँ पर, इंडिया में, और वो वाइसरॉयस मेरी तरफ से या मेरे बिहाफ पे किसको मैनेज करेंगे, इंडिया पे। तो कोई कुछ बोलता है कि वन एडवांटेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हम वो उस वॉर को हारे फिर भी हमको कुछ फ़ायदा हुआ, तो वो क्या फ़ायदा था बेटा। सो द पावर ऑफ रूलिंग इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। क्लियर होगी बात। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन के किसको दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन को। ये एक एडवांटेज हमको मिला। क्राउन बहुत अच्छा तो नहीं था, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितना बुरा भी नहीं था। फिर हमको हमारे ऊपर कौन रूल करने लग गए, हमारे लिए कौन हमारे लिए कौन रूल करने लगे, वाइसरॉयज। अब आगे क्या हुआ बच्चा लोग, वॉर तो हम लोग हार गए, कुछ एडवांटेज भी हमको मिल गया, और उसके बाद कैश का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इवन दो द रिवोल्ट फेल हुआ, इट शोड द सीड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। यहाँ से लोगों में काय की भावना जागने लग गई इंडियन नेशनलिज्म की, इंडिया हमारी कंट्री है। अब लोग अपनी अपनी किंगडम से ऊपर उठ के सोचने लगे, वो होल इंडिया के बारे में सोचने लग गए। क्लियर होगी बात। तो मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग किसके अंदर जनरेट हो गई, पीपल के अंदर जनरेट हो गई। इंडियन नेशनलिज्म हैड मेनी अंडरलाइंग फोर्सेज दैट लीड टू इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब ये जो नेशनलिज्म था उसने हमको अंदर से फोर्स किया कि हमको इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टुवर्ड्स काम करना चाहिए था। उस टाइम के बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान। इन लोगों ने इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म की बात की। किसकी बात की, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करने की बात की। रिफॉर्म मतलब क्या होता है बच्चा, सुधार करना। दे स्पोक अगेंस्ट सोशल लेवल्स। उन्होंने जितने भी सोशल लेवल्स सोसाइटी में थे, जैसा पहला सती प्रथा। सती क्या होता है, अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसकी जो अलाइव लाइफ जो वाइफ रहेगी, जिंदी जो बीबी रहेगी, वाइफ रहेगी, उसको उसके फ्यूनरल फंक्शन में जिंदा ही जला दिया जाएगा, उसके फ्यूनरल के ऊपर बिठाकर। क्लियर हो गई बात। ये होता है सती प्रथा। हस्बैंड की डेथ हुई, उसके लिए जो हम फ्यूनरल प्रोसेस करते हैं, उसी के ऊपर हम जो उसकी जिंदी वाइफ है, जो अलाइव है, लाइव है, उसको बैठाएंगे और आग लगा देंगे। कास्टिज्म, जातिवाद। क्लियर होगी बात। और चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी उस टाइम इंडिया में। 13, 14, 10, 11 में लड़की की लड़कों की शादी हो जाती थी। तो ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने किसके बारे में बात की बच्चे, कि जो भी सोसाइटी में सोशल लेवल्स होंगे, है ना, उनको हमको रोकना है, जैसे सती, कास्टिज्म, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। वाइफ है ना, जो उसकी पत्नी है, जो उसकी बीबी है, उसको जिंदा जला देना उसकी फ्यूनरल फंक्शन पे, ये कौन सी प्रोसेस होती है, सती। क्लियर हुई बात। उसके बाद एक और चेंज, वो चेंज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का आना, आईएनसी। वो कांग्रेस जो आज तक चलती आ रही है। हमारे इधर जो मेजर जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक है कांग्रेस और दूसरी कौन सी, बीजेपी, है ना। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कब फॉर्म हुई, वो 1885 में। और इसको एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, ए ओ ह्यूम। क्लियरली ध्यान रखना, कौन थे, ए ओ ह्यूम, HUME, है ना, ए ओ ह्यूम। इंडियन रियलाइज दैट ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। इतने सालों बाद ब्रिटिश इंडिया को याद आया, इंडियन लोगों को समझ में आया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने ही इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उनको कोई ध्यान नहीं है कि हमको इंडियन पीपल का भी वेलफेयर करना है। दे आर इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट ओनली। देखो कितना लेट समझ में आया इंडियंस को ये, ठीक है। फिर लोगों ने इंडिया को छोटे छोटे किंगडम्स में देखने के अलावा इंडियंस ने इंडिया को इंडिया के रूप में देखा कि ये हमारी कंट्री है इंडिया, जो कि बहुत बड़ी है, और अब हम सबको मिलके ब्रिटिश रूल को एंड करना चाहिए। क्लियर हो गई बात। सोशल रिफॉर्म्स करना स्टार्ट किए किसने, सोशल रिफॉर्मर्स ने। फिर उन लोगों ने किस किस की बात की, सती, कास्टिज्म, चाइल्ड मैरिज की बात की, ठीक है। फिर एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, आईएनसी का 1885 में। इसको फॉर्म करने वाले कौन थे, AOU, ठीक है। फिर हम इंडियंस को बहुत लेटली ध्यान आया कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में आए हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए आए हैं, तो हमको पूरी कंट्री इंडिया को इंडिया की तरह देखना चाहिए।
किंग्स किंगडम्स को भूल जाना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए बच्चे, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा देना चाहिए। सो व्हाट हैपेंड, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या बन गई, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत सारे बैकग्राउंड के लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जितनी भी इंडियंस की जो जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स पे किसका ध्यान आकर्षित करने की, किसका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इन लोगों ने लगा कि अगर इन लोगों को लगा, जो शुरुआत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म स्टार्टिंग वाले जो मेंबर थे उनको लगा कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रेयर करें, पेटिशंस लिखें, कुछ पेटिशन क्या होता है, एप्लीकेशन टाइप में लिख के दें उनको कि हमारी ये प्रॉब्लम है, आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, तो प्रेयर्स करेंगे, उनको पेटिशंस लिखेंगे, तो हो सकता है कि ये हमारी बात सुने। जो अर्ली नेशनलिस्ट फेज था जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, कौन कौन बच्चा, स्टार्टिंग लीडर्स की बात करें हम आईएनसी के, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनको पूरा विश्वास था किस पे, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे। इन लोगों का मानना ये था कि ब्रिटिशर्स को अगर पता चल जाए कि इंडिया में ये प्रॉब्लम इंडियंस फेस करने हैं तो ये कुछ रिफॉर्म्स ज़रूर लेके आएंगे। ये किसका विश्वास था, अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स का, किसके टूवर्ड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टूवर्ड्स। पर आप लोगों को लगता है कि ऐसा सही था, मुझे तो ऐसे नहीं लगता है। ठीक है, अब जो कांग्रेस में ये जो ओल्ड लीडर्स थे इनका ये ख्याल था, पर जितने भी यंगर मेंबर थे कांग्रेस के उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो ओल्ड मेंबर का जो बिलीव है हमको इससे एग्री नहीं करना चाहिए, और वो उससे हमेशा डिसएग्री रहते थे। ठीक है, उनको ऐसे नहीं लगता था, उनको बिलीव करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, है ना। सो उन लोगों ने क्या बोला कि आपकी जो प्रैक्टिस है हमें नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा हो पाएगा हमारे इंडिया को। तो जो यंगर मेंबर्स थे उन्होंने एजर्टिव प्रैक्टिसेस, एजर्टिव नेशनलिस्ट फेस को अडॉप्ट किया, है ना। कब से, 1905 से। क्लियर हुई बात। अब इसमें कौन कौन से लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। क्लियर होगी बात, कौन कौन, लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनको शॉर्ट में लाल बाल पाल भी बोलते हैं। क्लियर होगी बात। वॉट दे वॉन्टेड इमीडिएट एक्शन। इनका कहना था कि कोई प्रेयर नहीं करो, कोई पेटिशन नहीं करो, इमीडिएट एक्शंस लो। ठीक है, जो तिलक थे, तिलक को चाहिए था कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मैन को इस मूवमेंट में इन्वॉल्व करें। क्लियर होगी बात। ठीक है, किसको इन्वॉल्व करने की बात वो कर रहे थे, कॉमन मैन को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे थे। तिलक के जो 2 न्यूज़पेपर थे, एक था केसरी, यहाँ पर केसरी की बात की, 2 न्यूज़पेपर थे और वो दोनों की दोनों ही जो न्यूज़पेपर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत क्रिटिकल राइटिंग करते थे, बहुत क्रिटिकली लिखते थे। क्लियर होगी बात, मतलब आलोचना करते थे किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तिलक का न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी, एक और 2 न्यूज़पेपर थे, दूसरे का नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे। बच्चा लोग, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने 1857 वाला वॉर देखा तो उस वॉर में हम लोगों ने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम साथ मिलके लड़ रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहते थे। उनको हमेशा लगता था कि हिंदू और मुस्लिम 2 मेजर कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, हम अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हम ईजिली रूल कर पाएंगे। और इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को खेलने के लिए उन लोगों ने क्या किया बच्चा, बंगाल का पार्टीशन किया। किसका पार्टीशन कर दिया, बंगाल, क्योंकि बंगाल में मेजॉरिटी हिंदू और हिंदू भी बहुत क्वांटिटी में थे और मुस्लिम्स भी बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे, तो उनको लगा कि हमको इसको डिवाइड कर देना चाहिए। जब वो बंगाल को डिवाइड कर रहे थे तो उनका जो आर्ग्यूमेंट था डिवाइड करने का, वो ये बोल रहे थे कि बंगाल एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बुक में क्या लिखा। 1905 में क्या हुआ, जो बंगाल था उसको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में, और ये किसने किया था, हमेशा याद रखना, हु डिवाइडेड बंगाल, लॉर्ड कर्जन। हु डिवाइडेड बंगाल, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, हमने बताया था ना क्वीन विक्टोरिया रूल करेंगी और उनके ब्याह पे कौन आएगा इंडिया को देखने के लिए, इंडिया को रूल करने के लिए, वाइसरॉय। तो 1899 से 1905 तक इंडिया के वाइसरॉय कौन थे बच्चा, लॉर्ड कर्जन।
जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की? डिवाइड एंड रूल। क्लियर हो गई बात? डिवाइड करो लोगों को और फिर रूल करो। इसलिए उन्होंने दो पार्ट में हिंदू बंगाल को डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जिसको हिंदू डोमिनेटेड बंगाल है और दूसरा पार्ट मुस्लिम डोमिनेटेड बंगाल है। ठीक है, रीज़न क्या दिया कि अगर दो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो रूल करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया क्योंकि वो बंगाल का डिवीज़न नहीं चाहते थे। ठीक है, और फिर क्या होगा बच्चे? इस मैसिव प्रोटेस्ट से ब्रिटिश फोर्स्ड हुई काय के लिए इन दो पार्ट्स को रीयूनाइट करने में। कब? 1911 में। पार्टीशन कब किया? 1905 में। एक हिंदू डोमिनेटेड, दूसरा मुस्लिम डोमिनेटेड। पर बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। फिर उन लोगों ने ब्रिटिश ने, क्योंकि मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा था, तो फोर्स हुए कि हम बंगाल को रीयूनाइट कर देते हैं। कब ये रीयूनाइट कर देते हैं? 1911 में। पर यहाँ से लोगों के दिमाग में एक डिवाइड क्रिएट हो गया था टू कम्युनिटीज़ को लेके। ठीक है, टू कम्युनिटीज़ के दिमाग में एक डिवाइड आ गया था। हिंदू कुछ और सोचने लगे, मुस्लिम और कुछ सोचने लगे। फिर मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। कब फॉर्म हुई? दिसंबर 1906 में। 1885 याद रखोगे आप, कौन हुआ था? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर हुई बात? और 1906 में कौन आई? मुस्लिम लीग। कौन का एस्टेब्लिशमेंट, कौन फॉर्म हुई? मुस्लिम लीग, अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान इन ढाका। कहाँ पर हुई थी बच्चे? ढाका में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है ना कि पाकिस्तान में? आप लोग मुझे बताओ, ढाका बांग्लादेश में है कि पाकिस्तान में? ठीक है, मैं बता देती हूँ कहाँ पर है बच्चा? बांग्लादेश। ठीक है, तो ढाका में इसको हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। अब जो ढाका है वहाँ पर क्या एस्टेब्लिश हुआ है बच्चा? क्या हुआ है, किसने किया है, क्या हुआ है? तो मुस्लिम लीग फॉर्म हुई है। कब फॉर्म हुई है? 1906 में। किसने फॉर्म किए? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने? नवाब सलीमुल्लाह खान में। और कहाँ पर की है? ढाका में। ढाका मैंने बताया आपको कहाँ पर है? बांग्लादेश में। क्लियर होगी बात? और ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी सिटी प्लस बांग्लादेश की कैपिटल है। क्लियर होगी बात? कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बिगेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। ठीक है, जहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ? 1906। और दूसरी बात आप याद रखना कि चलो अगर हम इस बंगाल की बात करें, जैसे ये रहा बंगाल, तो बंगाल का जो नीचे वाला पार्ट है, जो कि आज हम जिसको किसके नाम से जानते हैं? बांग्लादेश। पहले क्या था ये? आज हम किसके नाम से जानते हैं? बांग्लादेश। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना लगा, फिर पाकिस्तान से ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो अब क्या बन गया है? ये बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। पहले बांग्लादेश किसका ही पार्ट था बच्चा? इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, और फिर इसको किसने ज्वाइन किया? आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कब? 1913 में। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1906 में। तो पहले कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर क्या बन गई बच्चे? मुस्लिम लीग भी बन गई है। अब हमको दूसरा काम अब क्या बचा है? अब देखना है कि हम कैसे ब्रिटिशर्स से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने टू मूवमेंट्स लॉन्च की है ना, और इसमें मेजर रोल किसका था बच्चे? गांधी जी का था। ठीक है, तो पहली मूवमेंट को हम बोलेंगे स्वदेशी, है ना। टू इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर लॉन्चिंग ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। अल्टीमेटली ये एक ही चीज़ है, पर चलो हम इनको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। स्वदेशी मतलब हम उस हर चीज़ का यूज़ करेंगे जो इंडिया में बनी होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, आप हर उस चीज़ का यूज़ करोगे जो इंडिया में बनी होगी। इट मीन्स अल्टीमेटली यू आर बायकॉटिंग द प्रोडक्ट मेड इन फॉरेन कंट्री। क्लियर हो की बात? तो ये मूवमेंट कहाँ पर हो रही है बच्चा? बंगाल में। कब हो रही है? 1905 में, उसी ईयर में जब क्या हो रहा है? बंगाल का डिवीज़न। क्लियर हो गई बात? बंगाल डिवीज़न 1905 में हुआ है ना। तो स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी मतलब इंडियन मेड प्रोडक्ट को यूज़ करना, बायकॉट करना है आपको। किसका बायकॉट करोगे बच्चा? फॉरेन मेड गुड्स का। क्लियर हो गई बात? अब एक सिंपल प्रिंसिपल था कि ब्रिटिश मेड गुड्स वर बायकॉटेड एंड पीपल वर आस्क्ड टू बाय इंडियन मेड गुड्स और स्वदेशी गुड। इंडियन मेड गुड को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? स्वदेशी गुड, है ना। अब क्या होगा कि जब हमको इंडियन मेड गुड की रिक्वायरमेंट आएगी तो इंडिया में किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा? टेक्सटाइल मिल्स को।
ठीक है, बैंक्स, शॉप्स एंड पैन फैक्ट्रीज एंड ब्रिटिश गुड्स वर थ्रोन इनटू द बोन फायर्स। ठीक है, इंडिया में क्या क्या एस्टेब्लिश होने लगा बेटा, टेक्सटाइल मिल बनने लगी, बैंक्स, सोप मतलब साबुन, पैन फैक्ट्रीज बनने लग गई, और फिर जो ब्रिटिश मेड गुड था उसके लिए बड़े बड़े बोन फायर जलाने लगे, बहुत बड़े बड़े सामूहिक आग जलती, उस आग में अपने घरों से ला ला के व्यक्ति हर वो चीज़ को डाल देता जो कि किसने बनाई थी, ब्रिटिश से बन के आई थी। ठीक है, स्टूडेंट्स और वुमेन ने भी बाइकॉट मूवमेंट को बहुत अच्छे से लिया, उन्होंने ज्वाइन किया बहुत लार्ज नंबर में। क्लियर होगी बात। स्कूल्स वर एस्टेब्लिश्ड वेयर द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम फॉलोड, हमारे स्कूल खुलने लग गए उस टाइम में जिन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया, ना कि उस एजुकेशन सिस्टम को जो ब्रिटिशर्स इंडिया लाए थे। क्लियर होगी बात। और फिर धीरे धीरे करके बंगाल से ये अदर पार्ट्स में भी मूव करने लगे। पहले सिर्फ कहाँ पर थी बच्चा ये मूवमेंट, बंगाल में थी, पर ग्रेजुअली ये कंप्लीट इंडिया में फैल गई। क्लियर हुई बात। अब आप लोगों को क्या लगता है, ब्रिटिश चुप करके बैठे रहेंगे क्या, इतनी बड़ी मूवमेंट हम उनके खिलाफ लगा रहे हैं तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, अथॉरिटीज़ को खुली परमिशन दे दी कि जाओ और क्राउड्स के ऊपर अटैक करो। क्लियर होगी बात। उनको लाठी से मारो, इवन यू कैन यूज़ बुलेट्स, उनको जेल में भर दो, जेल में डाल दो। ठीक है, क्लियर होगी बात। पर फिर भी वो हमारे स्पिरिट को तोड़ नहीं पाए, वो हमको जो हम कर रहे थे उसे रोक नहीं पाए। क्राउड्स को अटैक किया, लाठी चार्ज किया, किसी को फायर भी कर दिया, देन टू वो हमारे जो स्पिरिट थी उसको ख़त्म नहीं कर पाए। जितना वो अत्याचार उस टाइम में बढ़ाते उतना ही लोगों का उत्साह मतलब जोश, इंग्लिश में एंथुजियाज्म बढ़ता जाता। क्लियर होगी बात। अब फाइनली इतनी लड़ाई देखने के बाद ब्रिटिश एग्री हुए कि हम ठीक है कुछ रिफॉर्म आपके लिए कर देंगे, कुछ रिफॉर्म हम आपके लिए कर देंगे। पर उसके बाद ही क्या ब्रोकआउट हो गया बच्चे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब ब्रोकआउट हुआ था, 1914 में। हमेशा याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, 1914 में। कब ख़त्म हुआ, 1918 में। कब शुरू हुआ, 1914, कब ख़त्म हुआ, 1918। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहा कि आप हमारे लिए वहाँ जाके फ़ाइट करो। ब्रिटिश की तो पॉपुलेशन कभी इतनी ज़्यादा थी नहीं कि वो खुद से अकेले लड़ पाए, तो उन्होंने इंडियंस को क्या बोला कि आप लोग हमारे लिए जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ें। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ अच्छे चेंजेस लेके आएंगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब हो गया, 1980 में। डू रिमेंबर, स्टार्टेड इन 1914, एंडेड इन 1918। ठीक है, और ये भी बोल दिया ठीक है कि हम आपको फ्रीडम भी दे सकते हैं। बट इन स्टीड जब वो जीत के वापस आए, ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विनर साइड में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स कौन सी साइड में था बच्चा, विनर साइड में। मैं आपको पार्टीज बता देती हूँ। एक साइड में थे BFR, कौन कौन बच्चा, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और इनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे कौन, ऑटोमन एम्पायर जिसका मॉडर्न नाम है टर्की। मॉडर्न नाम क्या है, टर्की। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। एक साइड में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, दूसरे साइड में कौन था, ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। तो इधर विनर कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर की तो हार हो गई थी। ठीक है, अब ये लोग तो विनर हो गए, जीत के आए, तो इनको तो हम लोगों को क्या दे देनी चाहिए थी उसी टाइम में, इंडिपेंडेंस, रिफॉर्म्स करने चाहिए थे हमारे लिए। पर इंस्टीड का मतलब होता है के वजह। इंस्टीड उन लोगों ने क्या किया, स्ट्रिक्ट लॉ लेके आ गए। ठीक है, जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश की पावर को स्ट्रेंथन किया, इंडिया को कंट्रोल करने में और ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, और इसमें क्या था कि आपको 2 ईयर्स के लिए विदाउट ट्रायल आपको जेल में बंद कर देंगे। 2 ईयर विदाउट ट्रायल, आपको खुली परमिशन थी किसी भी इंडियन को काय में डाल दो, जेल में डाल दो, और उसका ट्रायल भी नहीं लो। तो ये बहुत ही बेकार लॉ था। कौन सा लॉ, रोलैक्ट एक्ट। जो रोलैक्ट एक्ट था बहुत ही बेकार एक्ट था। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद वाला जो फेस है वो हम गांधीयन फेस में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मतलब आपके 16 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है ख़त्म। किसके साथ ख़त्म हो रहा है बेटा, पासिंग ऑफ रोलैक्ट एक्ट, जो कि बहुत ही बुरा एक्ट था। क्लियर हो गई बात, क्योंकि इसमें आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ समझ ना आए, तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन।